शुरू अल्लाह के नाम से। आपके सिलेबस का छठा टॉपिक नौ आबादियाती निजाम के खिलाफ हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद। आज के पीरियड में और आज के वीडियो में हम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा दौर जो गांधी जी के दौर से मंसूब है उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आजादी की तहरीक में गांधी जी का क्या किरदार रहा है इसके बारे में जानना आपका जरूरी है। हो सकता है कि एग्जाम के तारीख के पेपर में इसके बारे में सवाल पूछें। सवाल हो सकता है आजादी में गांधी जी के किरदार पर बहस कीजिए। तो आपको ये वीडियो और ये पीरियड जो है आपको गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पैदाइश 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुई। इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम गुजरात से हासिल की। बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद ये वकील बने। वकालत का पेशा इख्तियार किया इन्होंने और उसके बाद एक केस के सिलसिले में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे। जनूबी अफ्रीका में अपने एक दोस्त का केस लड़ने के लिए अफ्रीका पहुंचे और उनके साथ प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन जब वो अफ्रीका पहुंचे थे तो उन्होंने क्या किया, प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला और निकालकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठे। उनको ये मालूम नहीं था कि रेलवे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो है वो रिजर्व है। वो खास तौर पे फर्स्ट क्लास का डिब्बा जो है ये अंग्रेजों के लिए, गोरे लोगों के लिए रिजर्व है। उनको मालूम नहीं था इस बात को। तो क्या किया उन्होंने, टिकट निकाला। टिकट निकालकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठे। उतने में टिकट चेक करने वाला टीसी आया। उसने देखा कि फर्स्ट क्लास डिब्बे में जो अंग्रेजों से और गोरे लोगों के लिए रिजर्व है उसमें एक हिंदुस्तानी शख्स और एक काला इंसान बैठा हुआ है। ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक का मसला था उस पर, गोरे और काले का फर्क था। एक काला इंसान बैठा हुआ है। तो उस अंग्रेज अफसर ने पुलिस को बुलाया और गांधी जी को उस डिब्बे से बाहर निकाल दिया। उनका सामान फेंका, उनको नीचे उतार दिया। ये गांधी जी को बात पसंद नहीं आई और उन्हें अंदाजा हुआ उन्हें इस बात का कि अंग्रेजों के इस मुल्क में, साउथ अफ्रीका में काले और गोरे का फर्क है और वो इस बात को खत्म करके रहेंगे हमेशा के लिए। उसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा, अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। बगैर मारपीट किए, बगैर झगड़ा फसाद किए, आंदोलन करते हुए, सच का साथ देते हुए उन्होंने अफ्रीका में काले और गोरे का फर्क जो था उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ये होने के बाद ये 1915 में गांधी जी 1915 में कहां पर आए, ये आए हिंदुस्तान में। 1915 में आए गांधी जी और आने के बाद उस वक्त जो है कांग्रेस पर जमूद तारी था। कांग्रेस बिल्कुल इत्मीनान की कोई तहरीक चालू नहीं थी। जब हिंदुस्तान आए गांधी जी उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बाल गंगाधर तिलक इनका दबदबा था और ये अभी जो है 1914 में जेल से रिहा होकर आए थे। पहले कहा था मैंने, इक़्तिदार पसंद और इंतहा पसंद और लोकमान्य तिलक को जेल गद्दारी का इल्जाम लगाकर 8 साल सजा सुना दी गई थी। 1914 में रिहा होकर आए थे। उसी वक्त गांधी जी भी हिंदुस्तान आए। 1915 में हिंदुस्तान आए। इन्होंने हिंदुस्तान आने के बाद सबसे पहले जो सत्याग्रह की वो थी नील की सत्याग्रह। नील की काश्तकारी करने वाले किसानों के मसाइल को लेकर इन्होंने सत्याग्रह की। क्या था मसला? बिहार में
बिहार का एक जिला है चंपारण। चंपारण यहाँ के काश्तकार किसानों को नील की काश्तकारी करने पर अंग्रेज मजबूर करते थे, जबरदस्ती नील की पैदावार के लिए करते थे। नील की पैदावार आती तो अंग्रेज मिल मालिक जो है वो नील की पैदावार को कम दामों में खरीदते थे। जितना रेट मिलना चाहिए उतना रेट नहीं मिलता था, जिससे किसानों का माली नुकसान हो रहा था। और मिल मालिकों की तरफ से अंग्रेजों की तरफ से इन किसानों पर जुल्म किया जाता था। नील मतलब कपड़ों को रंगने के लिए जो नील का इस्तेमाल होता है, सफेद कपड़ों को रंगने के लिए, सफेदी और बढ़ाने के लिए जो नीला रंग होता है नील, उसकी काश्तकारी होती है उसकी। वो बिहार में चंपारण में होता था और वहां के किसानों पर ज्यादा होता था जुल्म। तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए, नील की काश्तकारी करने वाले किसानों के लिए उन्होंने वहां सत्याग्रह किया और यहां उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मिल मालिकों की तरफ से जो जुल्म हो रहा था उस जुल्म को रोकने में गांधी जी को कामयाबी मिली। और अब यहां चंपारण में किसानों को जो मेहनताना मिलना चाहिए था, मिल मालिकों ने वो देना मंजूर कर दिया। इस तरह से गांधी जी की पहली सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कामयाब रही। एग्जाम में हो सकता है इसके बारे में पूछे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखिए, तो आपको लिखने आना चाहिए। नील की काश्तकारी करने वाले किसानों के मसाइल को लेकर सत्याग्रह हुई थी, याद रहेगा। उसके बाद 1914 से 1918 के दरमियान पहली आलमी जंग हुई, बराबर है। 1914 से 1918 के दरमियान हुई है पहली आलमी जंग भी। इस आलमी जंग में जब आलमी जंग शुरू हुई थी उस वक्त बाल गंगाधर तिलक इन्होंने अंग्रेजों को मदद करने का ऐलान किया और अंग्रेजों ने वादा किया कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो हम हिंदुस्तानियों को जो है बहुत सारी सहूलतें और बहुत सारी रियायतें देंगे। मंजूर हुआ, वादा किया गया। वादे के मुताबिक हिंदुस्तानी लोगों ने जंग में अंग्रेजों की मदद की। जंग खत्म हुई, जंग में अंग्रेजों को फतेह मिली, जीत गए जंग। लेकिन जैसे जंग खत्म हुई अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वादा क्या था? मुकम्मल स्वराज मिलना। अंग्रेजों ने वादा किया था जंग का नतीजा कुछ भी हो, जंग का नतीजा कुछ भी हो, उस सूरत में हम हिंदुस्तानी लोगों के मदद के एवज में क्या करेंगे? स्वराज देंगे उन्हें। जंग खत्म हुई 1918 में। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के साथ जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ 1918 के बाद कौमी तहरीकों में और मजबूती आती चली गई। वादा पूरा न करने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ कई कौमी तहरीकें शुरू हुई, क्योंकि वादा खिलाफी की गई थी। और उसी दौरान गांधी जी भी हिंदुस्तान में आ गए थे, तो उस दौरान जो है कौमी तहरीक को दबाने के लिए जो लोग जमा हो रहे हैं और जो वादा खिलाफी की गई थी, हिंदुस्तानियों के साथ जो मुहिमें या जद्दोजहद या हड़ताल हो रही थी, उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने सर सिडनी रोल्ट इस अंग्रेज अफसर की क़यादत में एक कमेटी बनाई जिसने रोल्ट एक्ट पास किया 1919 का, और रोल्ट एक्ट पास किया। क्या था ये एक्ट में? कानून क्या था ये? कौमी तहरीक को कमजोर करने के लिए रोल्ट एक्ट में कहा गया कि बगैर किसी इंक्वायरी के
किसी भी हिंदुस्तानी शख्स को शक की बिना पर गिरफ्तार करवाया जा सकता है। शक के बिना पर किसी के भी घर की तलाशी ली जा सकती है। एक्ट में पास हुआ जो कौमी तहरीक परवान चढ़ रही थी उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉल्ट एक्ट 1919 का। क्या था उसमें ये था कि महज शक की बिना पर किसी को भी गिरफ्तार करना, शक के बिना पर किसी को भी जो है जेल में डाल देना या किसी के भी घर की तलाशी लेना। जबकि आज कैसे मामले हैं, किसी को गिरफ्तार करने के लिए पहले अरेस्ट वारंट निकालना पड़ता है, अरेस्ट वारंट और सर्च वारंट निकालते हैं। पुलिस कमिश्नर कोर्ट के पास से जो है किसी गिरफ्तार करना रहा तो कोर्ट के पास से अरेस्ट वारंट इश्यू करना पड़ता है, तब जाकर आप तो पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। यहां ऐसा नहीं है, पुलिस को इख्तियार दिया गया। अगर पुलिस को शक हो किसी पर तो क्या करेंगे, सीधा गिरफ्तार। इस तरह से एक्ट पास हुआ। ये एक्ट मतलब हिंदुस्तान के लोगों की आजादी उसे छीनने के बराबर है। किसी को बुला ले जा सकते हैं, ठहरे में जमावबंदी है, 4 लोग ठहरे में, शक हो पुलिस को, गिरफ्तार करो, जेल में डालो। पुलिस शक हुआ फलां घर में कुछ गड़बड़ है, शक है खाली, किसी के घर में जाओ, तलाशी लो, कुछ भी करो, कोई मामला नहीं। इस तरह से रॉल्ट एक्ट हिंदुस्तान में कौमी तहरीकों को दबाने के लिए किया गया। लेकिन इसके खिलाफ भी जो है एक और मोर्चा हुआ, एक और हड़ताल हुई। गांधी जी ने कौमी सतह पर 1919 5 अप्रैल, आज के दिन, ये इसी दौरान जो है अप्रैल के महीने फर्स्ट वीक में अंग्रेज गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि पूरे मुल्क भर में एहतजाज किया जाए। एहतजाज शुरू हुए। उस एहतजाज में पंजाब सबसे आगे का सरगर्म था। क्या था वो सबसे मामला? ये था कि एक दिन तय हुआ, वो था 13 अप्रैल सन 1919। पंजाब में अमृतसर का मुकाम। उस वक्त सिखों का बैसाखी का त्योहार था। बैसाखी का त्योहार था उस वक्त। गांधी जी ने कहा अप्रैल के महीने में फौरन जो है क्या करेंगे, हम मुजाहिरे करेंगे। उन मुजाहिरों में पंजाब सबसे आगे था, उसमें अमृतसर सबसे आगे फ्रंट पर। और मामला क्या हुआ, 13 अप्रैल को 1919 को जो है अमृतसर में डिक्लेयर हुआ कि हम अंग्रेजों के खिलाफ मुजाहिरा करेंगे। सब लोग क्या करें, सब लोग जो है कहां जमा हो, सब लोग जमा होंगे अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसके पहले आपने सुना होगा हादसा, जलियांवाला बाग में सबको जमा होने के लिए कहा गया। सब लोग जमा हुए, मुजाहिरा शुरू हुआ। अभी लोग जमा हो रहे थे। अब वो जलियांवाला बाग कैसे है, बाग तो बड़ा है लेकिन उसमें अंदर आने के लिए दाखिल होने छोटा सा रास्ता, गली है, जिसमें से 1 या 2 लोग एक साथ आसानी जा सकते हैं। एक ही इंसान जा सकता है, उतनी तंग गली से होकर गुजरना पड़ता था। तब वो बाग में पहुंचते थे। उस बाग में कुआं भी था, पानी पीने के लिए कुआं रखा हुआ था। और सब लोग जमा हो रहे थे। मुजाहिरा मतलब लोग अपनी अपनी तकरीरें कर रहे थे आकर। उसी दौरान जो है अंग्रेज पुलिस अफसर उस वक्त वहां का जनरल डायर, इसने जो है बगैर इत्तला दिए उस बाग में दाखिल हुआ। अपनी फौज को लेकर, पुलिस को लेकर दाखिल हुआ, जिनके पास बंदूकें थी। आने वाला रास्ता उसने बंद कर दिया। जहां से होकर आते हैं अंदर, वहां पुलिस खड़ी कर दी उसने। और उसने बगैर इत्तला दिए, बगैर कुछ ये कहे जो है निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर उसने गोलीबारी कर दी, फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। जिसमें तकरीबन रिकॉर्ड के हिसाब से, उस वक्त के रिकॉर्ड के हिसाब से 369, लगभग 369 लोग मारे गए रिकॉर्ड के हिसाब से। जबकि अनऑफिशियल तौर पर बहुत से लोग मारे गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में उड़ी छलांग लगा दी, कुएं में डूबकर मर गए कुछ लोग। आज भी जनरल जलियांवाला बाग में वहां आज भी जो है उन गोलियों के निशानात बाकी हैं। जनरल डायर ने
इन निहत्थे और मासूम लोगों का कत्लेआम किया। ये जदीद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम माना जाता है। निहत्थे मासूम लोगों को बगैर इत्तला दिए जनरल डायर ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे बेगुनाह लोग मारे गए। जब इस बात की खबर पहुंची, गांधी जी बहुत मुश्तिल हुए, गांधी जी बहुत गुस्से में आए और उन्होंने फौरन जो है अंग्रेजों के खिलाफ अदम ताउन तहरीक का ऐलान कर दिया और ये कहा कि अंग्रेजों की तरफ से जो इनामात मिले हैं सब के सब लौटा दें। जब जनरल डायर को पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और आपको ऐसा करने पर कोई अफसोस है क्या, तो जनरल डायर ने उस वक्त कहा, मुझे ऐसा करने पर कोई अफसोस नहीं है। अगर उस बाग से तोप टैंकर अगर ले जाना होता तो मैं लोगों को तोपों से उड़ाता, टैंकर से उड़ाता, उसको अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। तो उस जनरल डायर को, जो उसने बहुत कायर काम किया, उस जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह नामी इनकलाबी ने लंदन में गोली मारकर उसको हलाक कर दिया। तो ये जलियांवाला बाग का अलमिया, जो हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया। यहां रुकते हैं।